सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम पे किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, देन आप MS एक्सेल 2007 पे। तो ये आपके सामने इंटरफेस आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का। तो सेम ऐसा ही इंटरफेस हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं, तो ये तकरीबन वैसा ही इंटरफेस है एक्सेल का भी। तो यहाँ चंद एक बातें या टूल्स नए आएंगे जो मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगा जी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है, हमारे पास फार्मूला बार है। यहाँ पे आप क्या टाइप करते हो, ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है फार्मूला बार। क्या होता है, यानी यहाँ पे जब आप कोई फार्मूला इसमें लिखते हो, टाइप करते हो, वो फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आगे साथ में ये है, यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है हमारे सेल का नाम। चूँकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिकली काम करते हैं कतारों में और कॉलमों में, यानी टेबल वर्क हमारा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका ये वर्किंग एरिया है, जैसे वहाँ वर्ड में था वर्किंग एरिया हमारे पास, सेम ऐसा ही ये इस एक्सेल का वर्किंग एरिया है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको आप देखना चाहो ना, तो यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल दबाएं और डाउन एरो पे क्लिक करें तो आप लास्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है 1,48,576 जो हैं ये आपके कतारों की तादाद है। राइट क्लिक किया, टॉप एरो पे क्लिक किया, टॉप पे आ गए। अगर आप फिर कंट्रोल दबाते हैं और लेफ़्ट एरो पे या राइट एरो पे क्लिक करते हैं तो आप इसकी दोनों साइडों में हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, कॉलम के ऊपर जो ABCD लिखा हुआ है, ये इन कॉलम्स की हेडिंग्स हैं। और इसी तरह हमारे पास ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये कतारें हैं और ये इनके नाम है 1 2 3। तो जिस सेल पे आप क्लिक करते हो उस सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता है। E5 लिखा हुआ है, चूँकि ये हमारे पास E कॉलम सेलेक्ट है और 5 रो सेलेक्ट है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, E5। यानी इसको मैं कह सकता हूँ सेल नेम, यानी ये वो जगह है जहाँ हमारे सेल का नाम होता है। यहाँ पे क्लिक करें तो D8 लिखा गया, यानी जहाँ पे जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे वो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ड हमने पहले किया है और अब हम एक्सेल कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, अगर आप MS वर्ड, आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे जस्ट एक फार्मूला पढ़ा था, आई थिंक वो था इक्वल रैंड और आगे वो ब्रैकेट शुरू, उसमें 1 2 आप लिख के ब्रैकेट बन के एंटर दबाते थे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाता था, 2 आ जाते थे, यानी वो एक फार्मूला था ऑटो इंसर्ट टेक्स्ट का। तो उसके अलावा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम भी फार्मूले के ज़रिए नहीं किया, यानी हमने वहाँ पे सारा काम खुद से लिखना होता है। ठीक है, यानी हमें वर्ड ये सहूलत मुहैया नहीं करता कि वो कोई काम खुद से कर ले, जबकि एक्सेल में हमारे पास कैसे मतलब काफ़ी फार्मूले ऐसे होते हैं कि जो हम अप्लाई करें एक्सेल के मेथड के ज़रिए, जैसे मतलब वो फार्मूला हमने टाइप करना, अगर उस मेथड के ज़रिए हम उसको टाइप करते हैं तो एक्सेल काफ़ी हमें सहूलत फराहम करता है और वो काम जो हम चाहते हैं इससे ऑटोमेटिकली वो हमें करके दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमने वहाँ पे वर्ड में पढ़ा था नंबर लगाना, आज हम यहाँ पे भी नंबर लगाना सीखते हैं। हाँ, और आप इसको जूम करें तो जूमिंग का तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो शीट है, आपका जो पेज है वो जूम हो जाता है, यानी जूम इन और जूम आउट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कंट्रोल दबा लें कीबोर्ड से और माउस से व्हील को आगे घुमाएंगे तो आपकी स्क्रीन जूम होगी, अगर आप पीछे को घुमाएंगे तो आपकी स्क्रीन जूम आउट होगी। ठीक है, हम इसको जूम इन करते हैं, कंट्रोल दबा के और माउस व्हील को हमने आगे को उसको घुमाना है। ठीक हो गया, यहाँ मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या किया है, सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आप गौर से देखें ना, आपको एक डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको जैसे ही माउस की क्लिक दबा के इसको नीचे खींचेंगे ऑटोमेटिकली आपका नंबर लग जाएगा। ये देखें, इसको नीचे खींच रहा हूँ, 4 5 6 इस तरह इसका नंबर लग जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे 1 लिखें। ठीक है, और आप कंट्रोल दबा लें, फिर इसको आप यहाँ पे दबाएं, जिसके ऊपर प्लस का एक साइन आ जाता है, तो आप इसको दबाते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं, खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके साथ नंबर लग जाता है। यानी देखें, इसमें नंबर लगाना और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबर लगाना टोटली चेंज है। ठीक है, और अगर आप ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आप 1 लिखते हैं, ठीक है, सपोज करें आप यहाँ पे 5 लिखते हैं और बिना कंट्रोल प्रेस किए आप इसको नीचे खींच रहे हैं,
तो ये क्या करता है, यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, यानी ऊपर जो सेल है उसका ये नीचे क्या करेगा, डुप्लीकेट, उसकी कॉपी बनाएगा, यानी उसी को ये कॉपी पेस्ट करता रहेगा। अब ये क्या, आप उसको खींचे ना नीचे, तो इसने उसी को कॉपी किया और उसी को पेस्ट किया, जिधर मर्जी खींच जाए ये उसी को कॉपी करेगा और उसी को ही पेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखें, अब अगर आप वर्ड में काम करते हैं या आपको वर्ड आता है या आपने उसमें काम किया है, तो आप वहाँ पे अगर ये चीज़ लिखते हैं तो ये फंक्शन ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे संडे लिखा है ना, तो इसको मैं नीचे खींचता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारा इसने ऑटोमेटिकली किया, यानी मैंने ये टाइप नहीं किया। ऐसे ही सेम अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, SUN लिखा, ठीक है, एंटर दबाया, सेल से बाहर आ गए, तो हमने फिर इसको खींचा तो इसने वही चीज़ दोबारा नेक्स्ट एक फार्मूले के तहत इसने हमें वो आगे लिख के दे दी है। ठीक है, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ लिखता हूँ कोई, यानी जैसे मैंने लिखा जनवरी लिखा, JNUARY, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने जब खींचा इसने क्या टाइप कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा इस तरह आगे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हमें लिख के दे देगा। यानी ये एक बहुत ही आसान तरीके से हमारे डाटे को मतलब उस काम कर सकते हैं हम उस पर, अपने डाटे पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैन लिखा मैंने, ठीक है, क्या किया, यहाँ पे जनाब आपने जस्ट ड्रैग करना है तो ये ऑटोमेटिकली उसको आगे मज़ीद लिख देगा, नेक्स्ट जो भी आएगा। अच्छा जी, एक और बात, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, ठीक है। अब मैं इसको अगर खींचता हूँ, देखें ज़रा, अब 1 3 5 7 लिखा है, चूँकि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो किसका आ रहा है, 1 से आगे 3, यानी एक का गैप है, 3 के बाद 4 आता है जो उसने नहीं लिखा, 5 लिखा है, तो ये इसका एक फंक्शन है जो एक बहुत अहम फंक्शन है कि वर्ड में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, तो अब देखिए इसको जब आप खींचेंगे दोनों को सिलेक्ट करके तो ये 1 4 7, यानी इसने वो 3 का गैप ले लिया है, यानी ये फंक्शन जस्ट वर्ड में है, सॉरी ये एक्सेल में है, वर्ड में ये फंक्शन नहीं होगा। इसको डिलीट कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं अलाइनमेंट के बारे में। चूँकि हमने ये वर्ड में ऑलरेडी अलाइनमेंट पढ़ी हैं, तो इसमें थोड़ी सी कुछ नई बातें आएंगी अलाइनमेंट के बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक सेल लिया है, इसकी यहाँ से हम विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यूवे कॉलेज, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम ये अलाइनमेंट देखें तो ये अलाइनमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं MS वर्ड में, ठीक है, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है, ये तीनों अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। ये सेंटर में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये राइट साइड पे हो जाएगी, ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे कुछ और अलाइनमेंट पड़ी हुई हैं, 3 ये पड़ी हुई हैं। तो ये अलाइनमेंट होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट है ये। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट वर्टिकली मतलब क्या हो जाता है, टॉप पे हो जाता है, लेकिन यहाँ से हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेफ़्ट और यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है, लेफ़्ट है और वर्टिकली अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। अगर यहाँ से मैं ये कर देता हूँ तो ये कहाँ पे है, हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे है, और इधर हमारे पास कहाँ पे है, ये नीचे है, बॉटम में। अगर यहाँ से मैं कर देता हूँ सेंटर और इधर से कर देता हूँ मैं वर्टिकली टॉप पे कर देता हूँ, तो ये सेंटर और टॉप में आ जाता है। अगर यहाँ से भी सेंटर कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर इधर से कर देता हूँ तो बॉटम में आ जाता है। अगर मैंने इसको सेंटर में रखना है तो मैंने ये भी सेंटर कर देना है, और ये ऑलरेडी सेंटर है, तो अब ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, यानी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन, टेक्स्ट को आप किस सिमत में रख सकते हैं जी। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट मतलब एक डायरेक्शन में, एक एंगल पे ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी अलग डायरेक्शन हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाता है। इसको थोड़ा लंबा करें तो देखें ये वर्टिकल पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रोटेट टेक्स्ट अप हो जाता है, ठीक है, रोटेट टेक्स्ट डाउन हो जाता है, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, फ्रंट सेल। तो ये कुछ आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाती है किसी सेल में लिखे हुए टेक्स्ट की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे किसी एंगल पे भी इसको रख सकते हैं। जैसे मैं 35 यहाँ पे लिखता हूँ
और ओके करता हूँ तो अब आपका ये टेक्स्ट जो है ये एक एंगल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ, फॉर्मेट में जाऊँ, मज़ीद यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ 45 कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो अब ये 45 पे पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो 0 पे रखूँगा तो ये टेक्स्ट आपका सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और साथ में ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आपने वर्टिकल सेंटर में रखना है, यानी जहाँ भी आप रखते हैं। देखो ये बॉटम करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मतलब ऑप्शन हैं छोटे छोटे जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है रैप टेक्स्ट। क्या है? रैप टेक्स्ट। अब अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यू कंप्यूटर एंड साइंस CADE अकेडमी SIAL सियाल मोड GOPH, ये मैंने टाइप किया है। अब देखें ये इस सेल में है, लेकिन ये इधर से भी बाहर निकला हुआ है और इधर से भी बाहर है, जबकि ये टेक्स्ट इस सेल में पड़ा हुआ है। ये ऊपर साइन आ जाता है जिस सेल में टेक्स्ट आपका पड़ा होता है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब अगर मैं इसको टेक्स्ट रैप पे करता हूँ, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका टेक्स्ट है ये इस सेल में एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए एडजस्ट हो गया। अगर मैं रैप ऑफ करता हूँ तो फिर देखें ये टेक्स्ट एक ही लाइन में पड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर टेक्स्ट रैपिंग पे करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट। बेशक इसके साथ आप और ज़्यादा डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप डाटा लिख लें ये इस सेल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सेल को छोटा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को इस सेल को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट रहेगा। ठीक है, आगे इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है मर्ज का, मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज का मतलब होता है दो सेल्स को इकट्ठा करना, दो सेल्स को इकट्ठा करना। जैसे कि ये हमें ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं इन दो सेल को सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ यहाँ से मर्ज। अब ये दो सेल का क्या बन जाता है, यहाँ पे एक सेल बन जाता है। देखें अगर मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ और अनमर्ज कर देता हूँ तो अब देखें ये दो सेल हमारे पास हैं अलग अलग। तो आप इसको 3 को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने का मकसद क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास टॉप में हेडिंग सेम ही है। ठीक है, अब नीचे आपके पास आपको टॉप पे एक सेल चाहिए और नीचे आपको उसी के नीचे 3 सेल चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक छोटा सा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए टॉप में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ऑल कंप्यूटर। ठीक हो गया, ये लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कंप्यूटर में हमारे पास फर्स्ट ग्रुप भी है। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी है, आगे यहाँ पे हमारे पास थर्ड भी है। ठीक है, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह मर्ज करके नीचे में नए सेल और नए कॉलम बना सकता हूँ। ठीक है जी। इसके साथ आप देखें तो यहाँ पे आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है जनरल। अब इस जनरल का मतलब क्या है कि ये बेसिकली सेल्स की स्पेसिफिकेशन होती है कि सेल्स में आप किसी सेल्स को फिक्स करना चाहते हो या उसमें जनरल बातें लिखना चाहते हो। अब ये सेल है, इसमें मैं अगर नंबर लिखूँ तो नंबर भी लिखे जाएंगे, अगर टेक्स्ट लिखूँगा तो टेक्स्ट भी लिखा जाएगा। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जनरल में आया और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि तुम इसको फिक्स कर दो नंबर के साथ। ठीक है, अब देखें नंबर में हमारे पास इशारिया भी आ जाता है, इशारिया से आगे हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी आ जाए। अब मैं कुछ भी लिखूँगा नंबर में तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो कहेगा कंप्लीट नंबर कर लें, इशारिया के साथ आप मज़ीद ऑटोमेटिकली वो बना देगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ इस सेल को करेंसी कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली आप कुछ भी यहाँ लिखें, इस सेल में कुछ भी लिखें तो वो उसको ऑटोमेटिकली करेंसी यूनिट में तब्दील कर देगा। ये देखें साथ में करेंसी का साइन आ गया। अगर इसी सेल को मैं यहाँ पे अकाउंटिंग में लेके आ जाऊँ तो साथ में ये साइन आ जाएगा अकाउंटिंग का। इसी सेल को मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट में कर दूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो वो किस फॉर्मेट उसका जो हो जाएगा वो डेट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग डेट में आ जाऊँ तो कुछ मतलब इस तरह का आपके पास आ गया। टाइम में आ जाऊँगा तो ये टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो उसका फॉर्मेट जो है वो टाइम में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आ जाऊँ
तो परसेंटेज में यहाँ कुछ भी लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास वैल्यू परसेंटेज में चली जाती है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल लोकेशन। सेल लोकेशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी कुछ आइडिया दे चुका हूँ कि हमारे पास ये जो टॉप पे में नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉलम का नाम या कॉलम हेडिंग, और इस तरह ये साथ में जो लगा हुआ है हमारे पास नंबर, इसको हम कहते हैं लाइन नंबर। ठीक है, अब देखें आपने सबसे पहले कॉलम लेना है। ठीक है, उस सेल की लोकेशन बताने के लिए आपने कॉलम देखना है। अब हमारे पास अगर देखें तो जो हमारे पास ये कॉलम है वो सी है, क्योंकि जो कॉलम होगा वो बोल्ड नज़र आपको आ रहा है। ठीक है, यानी जिस सेल पे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, जो सेल मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे पास सिलेक्टेड सेल है, ठीक है, यानी जिसमें मैं टाइप करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, कोई भी सेल हो सकता है। तो उसमें हमारे पास देखें कि सी कॉलम है और इधर देखें रो। अब रो कौन सी आ रही है? 3। तो इस तरह मेरे इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? C3। क्या हो जाएगा? C3 इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉलम कौन सा है? ये D है, तो D कॉलम है और कतार कौन सी है? ये 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? D4। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये कॉलम कौन सा है? B है, और कतार कौन सी है? 5 है। ठीक है, यानी हमारे पास इस सेल का नाम, एक तो हम इस तरह खुद से इसका नाम मतलब ट्रेस कर सकते हैं कि इसका नाम क्या बनता है, और दूसरा आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है C6, यानी जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं, जो सेल आप सिलेक्ट करते हैं, उसका जो नाम होता है वो यहाँ पे आ जाता है कि आपने कौन सा सेल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप आसानी से देखें कि सबसे पहले कॉलम कौन सा है? C कॉलम है, और फिर देखें रो कौन सी है, वो आपने रो क्लिक कर देनी है। ठीक है, ये हो गया सेल लोकेशन, कि सेल जहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो वो कौन सा सेल है, या जिसका आप नंबर या जिसका रेफरेंस देना चाह रहे हो वो सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या वो कौन सा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ है सम। देखें हमने वर्ड में तकरीबन सम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वर्ड में ये फंक्शन नहीं है सम का, या मैक्सिमम या मिनिमम, या ऐसा कोई फंक्शन हमने वर्ड में नहीं किया। ठीक है, देखिए वर्ड हमारे पास होता है पेज वर्क है, तो पेज पे आपने खुद से मतलब साइड पे कैलकुलेटर पे करें, मोबाइल पे करें, कहीं भी करें, आप डाटे को कैलकुलेट करके आप वहाँ पे जस्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सेल हमारे पास ये उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन हैं, कुछ फार्मूले हैं जो हमें आसानी से अपने डाटे को इससे हम मैनेज कर सकते हैं। तो सम, अब सम करना है तो सबसे पहले आप देखें सम के तकरीबन 2 फंक्शन हैं। ठीक है, हम दोनों स्टेप वाइज देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ डाटा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिख लेना है, कोई भी डाटा लिख लें आप, मैं ये फ़र्ज़ी डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अब डाटा आ गया, यानी मैं इस जगह पे अपनी शीट के इस जगह पे काम करना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया। अगर मैं अब यहाँ पे इसको सम करना चाहूँ तो मेरे पास 2 तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहला तरीका क्या है कि आप जस्ट अपने डाटे को सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे आप राइट साइड पे ऊपर आएँ तो लिखा हुआ है ऑटो सम, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करनी है, तो आपने जो डाटा सेलेक्ट किया होगा उसका सम नीचे, उसका सम यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस डाटे को सम करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा? सिलेक्ट करूँगा और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, तो इसका सम जो है, इसको जो हम जमा करने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमें यहाँ नीचे मिल जाएगा। इसी तरह मैं इसको देख लेता हूँ, सिलेक्ट करना है सबसे पहले और ऑटो सम पे क्लिक करनी है, तो आपका डाटा सम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बहुत अहम फंक्शन है। अब इसमें हमारे पास डाटा चाहे ज़्यादा मिकदार में भी हो तो भी हम उसको इतनी आसानी से ही सम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा
इसी तरह अब ये हमने सम किया है कॉलम को। अगर मैं कतार को सम करना चाहता हूँ तो मैंने किसी कतार को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। चाहे ये सारी कतार ही क्यों ना आपको सिलेक्ट करनी पड़ जाए, जितना भी डाटा इसमें होगा वो आप 1 सेकंड में, बल्कि सेकंड से भी कम टाइम में आप इसको सम कर सकते हैं। जी यहाँ पे क्लिक करें तो इसका जो सम है वो सामने आपके आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने सिलेक्ट सम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को भी कर लूँ तो यहाँ पे ये सारा सम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। और जी दूसरा फंक्शन, अब दूसरा फंक्शन क्या है देखें। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जो 23 लिखा हुआ है, अब इसमें देखें आप ये कौन सा कॉलम है और कौन सी कतार है। जी हमें यहाँ से ये कॉलम बन रहा है C और कतार बन रही है 2, तो C2 इसका नाम है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ ऊपर इसका नाम आ जाता है। इसी तरह 54 लिखा हुआ है, ये कौन सा सेल है, मतलब इसका नाम क्या है, हमने देखना है कॉलम और कतार। ठीक है, इसका नाम C4 बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि हम एक्सेल में जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे, जितने भी फंक्शन करेंगे, तो हमारे पास एक चीज़ कॉमन होगी और वो होगी इक्वल। यानी हमने जितने भी फार्मूले पढ़ने हैं उन सब में हमारे पास जो भी फंक्शन होगा, जो अप्लाई होगा, उसमें हमने सबसे पहले इक्वल लगाना, यानी ये हमारे फार्मूले का साइन है। अच्छा, हमने सबसे पहले इक्वल लगा लेना, उसके बाद हम जो करना चाहते हैं अपने डाटे को उसमें हमने जो फंक्शन अप्लाई करना है उसको हमने किस तरह आगे यूज़ करना है। जैसे मैं कहता हूँ मैं इसको सम करना चाहता हूँ तो इक्वल और आगे सम। ठीक है, मैंने कहा इक्वल और सम। अब अगली जो बात होती है वो हमारे पास एक ख़ास बात होती है। ठीक है, अब जो भी ख़ास बात होती है उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन हमने अप्लाई करना है वो किस डाटे पे करना है। अब डाटा वो ख़ास है तो हमने उसको क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेनी है। ठीक है, शिफ्ट 9 के साथ आपकी ब्रैकेट लग जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको जमा करना है, यानी जिस सेल में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ या जहाँ पे मैंने इसको जमा करना है वहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल का नाम। अब मैंने यहाँ पे 23 नहीं लिखना कि 23 से 54 तक, बल्कि मैंने इस सेल का नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखूँ 23 है, इसका नाम क्या बनता है, C2। जैसे आप C2 लिखेंगे आपका वो वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। आगे आपने दबाना है निस्बत, यानी शिफ्ट और कॉलन वाला बटन जो है वो दबाना है। तो ये निस्बत है, ये तकसीम तकरीबन यूज़ होती है यहाँ पे हमारे पास एज अ इसको आप तकसीम भी कह सकते हो, जमा भी कह सकते हो। तो ये तकरीबन यहाँ पे जमा यूज़ हो रही है, सॉरी। तो अब C2 से कहाँ तक आपने जमा करना है, आपने इस कॉलम को जनाब करना है C4 तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे C और आगे लिखेंगे 4 और ब्रैकेट को क्या करना है, शिफ्ट 0 दबाना है तो ब्रैकेट बंद हो जाएगी और एंटर दबाना है। तो इसने क्या कर दिया, इसको जमा कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम अगर यहाँ पे इस कतार को जमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वल, फिर आगे क्या करना चाह रहे हैं, इसको जमा। सम में ना क्या होता है, जमा। आगे इसी तरह ब्रैकेट और आगे कहाँ से हमने क्लिक करना है, C2 से। ठीक है, आगे निस्बत। ठीक है, कहाँ तक, E2 तक। E2 आपकी वो पूरी कतार जितना आपका डाटा उसमें पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है तो वो आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो ये इसका जम आगे सारा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो। जैसे मेरे पास ये एक रिज़ल्ट शीट हमने यहाँ पे बनानी है, तो ये शीट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो मैं इसको सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिज़ल्ट शीट हमने ये बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसका साइज यहाँ से बड़ा कर दिया, यहाँ से इसको मैंने कलर दे दिया। तो यहाँ पे इस सेल को मैं, इस सेल का यहाँ से साइज़ बड़ा किया जा सकता है इस कॉलम का। यहाँ टॉप में आकर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स नेम हो गया। यहाँ पे उसके सब्जेक्ट लिख देता हूँ, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। और यहाँ पे चले मैं कर देता हूँ उसके टोटल।
ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसने ऑब्टेन कितने किए हैं, ऑब्टेन लिख दूँ या सम लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं निकालता हूँ उसके मैक्सिमम कितने नंबर हैं किस सब्जेक्ट में और मिनिमम कौन से हैं और एवरेज क्या है। ठीक है, मैं इनको भी इसके साथ मिला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ नाम लिख लेते हैं। कामरान लिख लिया, असगर लिख लिया, आबिद लिख लिया, बकास लिख लेते हैं, जरगाम लिख लेते हैं, शमशेर, यानी ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब यहाँ पे इसको भी मैं सिलेक्ट करके इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, शेडिंग लगा देता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इधर से मैंने इनको दरमियान में कर दिया। ठीक है, अगर इसका मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ इस कॉलम इस लाइन का, इस कतार का, तो मैं इसको यहाँ से साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के बाद मैं इसको दरमियान में कर देता हूँ। यहाँ से इसका एक स्टेप या 2 स्टेप मैंने इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नंबर लिख लेते हैं। कुछ फर्जी से आपने नंबर लिखने हैं। ठीक है, यानी आपने जस्ट यहाँ पे अपना डाटा जो है वो पुट करना है। मैं टोटल नंबर इसके 800 कर देता हूँ कि 800 में से वो नंबर सारे ये ले रहे हैं। जी, हमने ये डाटा ले लिया यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डाटे को सेंटर में कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, जो डाटा यानी मैं चाह रहा हूँ कि वो सेंटर में लिखा जाए, सेल के सेंटर में। तो हर स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो टोटल 800 हैं। ठीक है, वो उसने 800 में से ही ऑब्टेन करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन भी करता जाता हूँ। तो हमने लास्ट में पढ़ा था सम करना, तो उसी फार्मूले को अपने माइंड में रखना है। हमने सबसे पहले इक्वल लिखा था, फिर हमने क्या लिखा है, सम लिखा है, हम सम करना चाह रहे हैं। फिर हमने ब्रैकेट ली थी और फिर यहाँ पे हमने डाटे का, जहाँ से हम डाटा अपना सम करना चाह रहे हैं वो उसका सेल नंबर या सेल नेम हमने देना है, और जहाँ तक हमने करना है उसका नाम देना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ 45 देखें किस कॉलम में पड़ा है और किस रो में पड़ा है, तो वो है ई, और आगे कतार हमारे पास है 4, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आगे आपने निस्बत लगानी है, कहाँ तक ये जमा करना है आपने, J4 तक, तो J4 लिखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो अब उसके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ गए 349 उसने ऑब्टेन किया है। आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि जस्ट आपने सम लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट शुरू करनी है और अपने उस डाटे को सिलेक्ट करना है जहाँ, मतलब जिसको आप सम करना चाहते हो। माउस के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं, जस्ट आपने इस तरह माउस के साथ क्लिक दबानी है, लेफ़्ट क्लिक दबानी है, दबा लेनी है और उसको आगे खींच के ऐसे माउस के साथ ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपने उसको जमा करना है, और फिर छोड़ देना है और फिर जस्ट ब्रैकेट लगा देनी है और जमा हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें नीचे, अब इस तरह बहुत ज़्यादा डाटा भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकते हैं। तो आपने जस्ट एक कतार में या एक कॉलम में एक फार्मूला लगा के उसको सम कर लेना है, और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे
ऑटोमेटिकली बाकी सारे स्टूडेंट्स का जो मतलब रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा, यानी उसको वो ऑटोमेटिकली सम कर देगा। ठीक है, चूँकि ये क्या करता है बेसिकली डुप्लीकेट करता है, ऊपर वाले सेल में जो चीज़ होती है उसको डुप्लीकेट करता है। ये जो हम ड्रैग करते हैं बिना कंट्रोल के, तो ऊपर फार्मूला लगा होता है और वो उसी फार्मूले को हर एक कतार में इस तरह डुप्लीकेट करता है और वो डाटा सम हो जाता है। मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल लगाएंगे हम और आगे मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू। किसका मैक्सिमम निकालना है कि हमने उसको डाटा देना है कि ये हमारे पास डाटा है और तुम मुझे इसमें से मैक्सिमम बताओ कि कौन से उसके जो हैं नंबर्स मैक्सिमम है। तो 64 हैं सबसे ज़्यादा नंबर, तो आप देख लें तकरीबन इसमें हाँ 64 ही है सबसे ज़्यादा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू। इसी को हमने हर एक के ढूंढने हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो आपने सीधा नीचे क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने मिनिमम निकालना है तो इक्वल लिखेंगे, MIN लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ से ये माउस के साथ इसको दबा के इस तरह ड्रैग कर देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। मिनिमम निकाल देगा 45 है, इसको भी ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली सब के मिनिमम आ जाएंगे। एवरेज निकालनी है तो इक्वल लिखेंगे, आगे AVERAGE, एवरेज पूरा लिखना है, अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो एवरेज नहीं आएगी। तो उसी डाटे की आपके सामने एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी 58 एवरेज आ रही है तो इसको मैं नीचे ड्रैग करूँ तो सबकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जैसे हमारे पास ये नेम है, इनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इनका यहाँ से मैं कहूँ कि मैं कोई कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसका कोई सादा सा कलर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब अपने डाटे को लगाना चाहूँ तो डाटे के लगा सकता हूँ। ये मेरे पास रिज़ल्ट्स हैं सारे, इनको लगाना चाहूँ तो इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कोई और कलर लगा सकता हूँ। अदरवाइज़ ये तकरीबन सादा ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटी सी रिज़ल्ट शीट थी जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने फार्मूले किए थे उन्हीं की प्रैक्टिस की है। आज हमने जो फार्मूले करने उसमें हमारे पास सबसे पहले है काउंट का फार्मूला होगा, फिर आगे काउंट ब्लैंक का होगा। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास होगा परसेंटेज का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा नाउ का और टुडे का। तो ये हमारे पास 5 फार्मूले हैं, इनकी आज हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास, इनको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑल बटर भी कर दिया और मैंने इसका शेडिंग भी लगा दी। तो सबसे पहले काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना। ठीक है, अब इस काउंट के फार्मूले में बेसिकली ये हमें काउंट करके देता है कि आपने जो सेल सेलेक्ट किए हैं, यानी जितने सेल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये सेल सेलेक्ट किए हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इस तरह जितने सेल मैं सेलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने कितने सेल सेलेक्ट किए हैं, इनकी तादाद क्या है, तो वो काउंट की मदद से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। चाहे पूरी शीट ही सिलेक्ट कर लूँ तो बाय यूजिंग काउंट फार्मूला मैं उसको गिन सकता हूँ कि वो कितने सेल थे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे अब मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने कुछ ये, यानी ये जो काउंट है ये बेसिकली काउंट करता है वो सेल जिनमें डाटा लिखा हुआ हो। ठीक है, जिनमें डाटा लिखा हुआ हो। तो देख लेते हम। अच्छा, इसको मैं दरमियान में कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो सेल वर्क होता है वो मैक्सिमम हम सेंटर में ही रखते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे अब सेल की एडजस्टमेंट जो हम करते हैं उसमें हमें कोई ये डाटा हमारा जो है ना एक साइड पे नहीं रहता बल्कि सेंटर में रहेगा। तो पहला है काउंट। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया कि काउंट क्या चीज़ है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसमें आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वो चीज़ या वो फंक्शन लिखते हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे काउंट लगाना चाहता हूँ तो इसका मैंने लिखना है काउंट, COUNT, काउंट लिखना है। आगे मैंने ये भी बात बताई थी कि फार्मूले में आगे जो हमारी डाटा होता है वो
हमेशा ही हमारे पास ब्रैकेट्स में आता है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करनी है हमने, और यहाँ पे इस डाटे को मैं चाहे तो माउस के साथ ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँ, और चाहे तो इसको कस्टमाइज सेल नंबर दे के सिलेक्ट कर लूँ, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। और अब देखें यहाँ पे ये बता रहा है 5, यानी यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5, यानी वो कह रहा है कि जो सेल आपने सिलेक्ट किए थे, जो सेल आपने सिलेक्ट किए थे उनकी तादाद क्या थी, 5 थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा इधर क्लिक करके इसका जो ये साइज़ है, अच्छा ये क्या है, C1 से स्टार्ट हो रहा है और H1 तक जा रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ H1, ठीक है, और ये H1 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये कितने सेल बनेंगे हमारे पास, 6 बनेंगे। देखें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसने काउंट किया है, गिना है कि सिलेक्टेड सेल आपके कितने थे। उसके बाद दूसरा आता है काउंट ब्लैंक, काउंट गिनना, ब्लैंक खाली जगह होती है, कि आपने जो सेल सिलेक्ट किए हैं उनमें से कितने सेल खाली हैं, यानी ऐसे कितने सेल हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब ये भी हम देख लेते हैं, इक्वल और आगे COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक लिखना है। स्पेलिंग सही होंगे तो फार्मूला अप्लाई होगा आपका, ठीक है। आगे मैं अब इसको करता हूँ C1 से C2 से लेके, यानी ये हमारे पास क्या है, C है और यहाँ पे मैंने डाटा लिखा हुआ है, तो C2 और निस्बत कहाँ तक मैंने जाना है जनाब, H2 तक, ठीक है, H2 ब्रैकेट बंद। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेल खाली कितनी है, 3 सेल खाली हैं और 3 में लिखा हुआ है, एंटर दबाएं। तो उसने क्या बताया है कि 3 सेल जो हैं आपके खाली हैं यहाँ पे, यानी 3 ऐसे सेल हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी इसने सिर्फ काउंट किया है खाली सेल्स को, ठीक है। अब इसके बाद हाँ हमारा आ जाता है नाउ, ठीक है। अब नाउ का मतलब क्या होता है, अब, नाउ अब होता है। अब अगर बात अब की जाए तो अब में हमारे पास टाइम आता है, ठीक है। और अगर 2 डे की बात की जाए तो 2 डे में हमारे पास आज आता है, ठीक है। आज में मैं टाइम नहीं मेंशन कर सकता, यानी आज यानी मेरे ये 12 घंटे आज में रहेंगे, ठीक है। तो नाउ में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल लिखूँगा और आगे जस्ट नाउ लिखूँगा, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और बंद कर देनी है, स्टार्ट और क्लोज कर देनी है और एंटर दबाना है। तो अब ये हमें क्या बता रहा है, अब बता रहा है। अब आज की डेट में बता रहा है कि आज 3 हमारे पास ये मंथ है और आगे 28 डेट हो जाएगी और आगे ये साल हो जाएगा और आगे टाइम हो जाएगा 4:30 वो बता रहा है, ठीक है। यानी नाउ में टाइम वो मेंशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जबकि अगर सेम चीज़ मैं लिखता हूँ 2 डे, अब 2 डे में हमारे पास टाइम नहीं आएगा, ठीक है। अब आज में देखें कि आज में सिर्फ आज के वो दिन की डेट बता रहा है कि महीना कौन सा है, साल कौन सा है और डेट क्या है आज की, ठीक है। नाउ में वो सिर्फ हमें ये चीज़ बताएगा, और सॉरी 2 डे में, और नाउ में देख के उसने साथ में टाइम भी ऐड कर दिया है, तकरीबन सेम ही है। लेकिन आगे देखें आप, अब जो नाउ का फार्मूला है ना, वो मज़ीद आगे 3 फार्मूले क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो नाउ का फार्मूला है ना, वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें देता है। नाउ हमें देता है, अब देखें यहाँ पे आप देखें मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं और घंटे हैं, सेकंड भी हैं, मिनट्स भी हैं और घंटे भी हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इक्वल, और आगे मैं लिखता हूँ जनाब मुझे अब निकाल के दें, घंटे निकाल के दें, ठीक है। घंटे निकालने के लिए हमने लिखा और आगे हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे वो आपने इसको वो रिज़ल्ट या वो फार्मूला आपने देना है जहाँ पे आपने नाउ निकाला। चूँकि हम यहाँ पे घंटे निकालने चाह रहे हैं ना, तो घंटे हमारे पास नाउ वाले फार्मूले में, तो हम नाउ वाला फार्मूले का रिजल्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा हुआ है B4 पे। हमने ये सेल क्लिक करना है और ब्रैकेट क्या कर देनी है, बंद। तो इसने हमें यहाँ क्या निकाल के दिए हैं, घंटे निकाल के दे दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें,
अब आगे हम मिनट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मिनट्स निकालने हैं तो मिनट्स भी बिल्कुल वैसे इक्वल, आगे MINUT मिनट ब्रैकेट शुरू, और आगे फिर आपने वही सेल नाउ का हमने जो निकाला हुआ है अब वाला, ये वाला है, इसको क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसने बताया कि 4 घंटे हैं और 34 मिनट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है सेकंड्स। ठीक है, तो सेकंड्स भी बिल्कुल ऐसे इक्वल। ठीक है, और सेकंड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको नई बात बता दूं कि अगर मैं ये करता हूँ कि मैं वो सेल सेलेक्ट नहीं करता, ठीक है, जो मैंने ऊपर सेलेक्ट सेल नाउ वाला सेलेक्ट करना है वो मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, नाउ, और नाउ का फार्मूला हमारे पास ये था। ठीक है, वो फार्मूला पूरा मैंने लिखा और ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, यानी कि मैंने ब्रैकेट्स के अंदर नाउ का फार्मूला लिख दिया। उसमें मैंने बता दिया कि आज के टाइम में, जो आज की डेट और टाइम है, वहाँ पे तुमने टाइम में मुझे बताना है कि सेकंड्स कितने हैं, तो वो बता रहा है 52 सेकंड्स हैं। एक ये तरीका भी है। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये मैंने फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा है B4, अब यहाँ B4 की बजाय मैं लिख दूँ नाउ और आगे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, पूरा फार्मूला लिखूं तो भी मेरे पास रिजल्ट ये सेम आ सकता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। ठीक है, यहाँ बाद आता है हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला। अब देखें, हमने जो फार्मूले वहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं यहाँ शीट पे, अब इसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे काउंट है, अब काउंट हमने कैसे लगाना है, इक्वल, आगे COUNT काउंट, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट, और आगे हमने इसको वो सेल देने हैं जो हमने मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जिनको हम काउंट करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये डाटा, इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये काउंट हो गया कि ये हमारे पास जो सेल सेलेक्ट किए थे हमने वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ये कर दिए कि इसके सब्जेक्ट कितने थे, ये 6 थे। इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज क्या चीज़ होती है। परसेंटेज तकरीबन हमारा ऐसा फार्मूला है जिसमें तकरीबन हम परसेंटेज पूरा नहीं लिखते। हमने ये कंसेप्ट यूज़ करना होता है परसेंटेज का, हम परसेंटेज लिखते नहीं हैं, यानी फंक्शन हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं। अब जैसे परसेंटेज क्या होता है कि ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर, और उसको ज़रब कर देनी है आपने 100 के साथ, तो वो आपकी परसेंटेज होती है। तो ऐसे ही आपने जस्ट इक्वल लिखना है और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कहाँ पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं ऑब्टेन मार्क्स या सम। अब हमने ये मार्क्स नहीं लिखने बल्कि हमने इस सेल का नाम लिखना है जो कि क्या है, L4 लिखा तो वो सेल सेलेक्ट हो गया, तकसीम। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ बटन हमारे पास है तकसीम स्लैश का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल है, तो टोटल हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं, ये है। इस सेल का नाम क्या बनता है, K4। ठीक है, शिफ्ट 8 के साथ हमने ज़रब लगा ली और 100 लगा दिया। ठीक है, और एंटर दबाया। अब ये परसेंटेज आ गई है। ठीक है, इस परसेंटेज को आप यहाँ पे ड्रैग करें तो ये सब स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा एडजस्ट किया हुआ है, तो इसमें हम लुकअप और वी लुकअप को सीखते हैं। अब बता दूं थोड़ा सा कि आपको शायद आइडिया होगा थोड़ा सा, वर्ड में या एक्सेल में हम यूज़ करते हैं फाइंड। ठीक है, फाइंड तलाश करना, तो सेम ऐसे ही लुकअप भी बेसिकली हमें कोई हमारा एक स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक बंदे का डाटा अगर हमने तलाश करना है अपने पास, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में डाटा पड़ा है तो उसमें से हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे का डाटा निकालना चाहते हैं, तो वहाँ हम लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा डाटा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लुकअप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन कॉलम्स का, या मतलब हमारे पास चूँकि एक्सेल में कॉलम्स हैं और कतारें हैं, तो
तो हमने इसकी क्या करना है, हेडिंग को कॉपी करना है, ठीक है। और इसको हमने कहीं भी एक्सेल शीट में कहीं भी इसको पेस्ट कर देना। जैसे मैं सपोज यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये डेटा हम सारा ख़त्म कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने अपने उस डाटे की जो हेडिंग है उसको यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लुकअप का यूज़ करता हूँ, लुकअप फार्मूले का। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने ये जो मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, इसमें मेरे पास एक मतलब है एम्प्लॉय है, उसका नाम है, उसका आगे आईडी है, आगे उसका डिपार्टमेंट है कि वो जहाँ पे काम करता है, और उसके बाद उसकी सैलरी है, और उसके बाद उसका सिटी है कि वो कहाँ से है। तो सपोज़ मेरे पास यहाँ पे हैं कुछ नाम भी हैं और उनके आईडीज़ भी हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ये नीचे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें। तो ये हमें यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें यहाँ पे ये उसकी आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसका डिपार्टमेंट है, या उसमें आगे क्या उसका मतलब उसका लेवल क्या है, ठीक है, ग्रेड उसका कौन सा है, ठीक है। आगे उसके साथ उसकी पे लिखी हुई है कि उसकी पे कितनी है, आगे साथ में उसका सिटी लिखा हुआ है। हमने इसकी हेडिंग को कॉपी करके रख लिया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना। अब देखें इसका सीरियल नंबर जो है, ये इसका आईडी नंबर क्या है, 101 है, 102 है, 103 है, 4 इस तरह 107 तक है। ये मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लुकअप का यूज़ करते हैं कि हम किसी एक पर्सन का हम यहाँ पे डाटा हासिल करना चाहते हैं, या लेना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वो लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आईडी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 101 से लेके 7 तक है। मैं यहाँ से कोई भी आईडी लिख लेता हूँ, 105 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेल में मैं फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना, इक्वल, उसके बाद लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे आपने उसे एक लोकेशन देनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर कुछ इस सेल में, यानी मैं उसका आईडी नंबर लिखूँ, ठीक है। अब आईडी नंबर मैंने जहाँ पे लिखना है, मैंने वो सेल सेलेक्ट करना है। मैंने वो सेल सेलेक्ट कर लिया आईडी वाला, ठीक है। ये मेरे पास आईडी वाला जो सेल था, इसको मैंने क्लिक किया, इसका नाम E6 सिलेक्शन होगी, वाओ, ठीक है। अब हमने उसे क्या देना है, डाटा देना है कि तुम ये जो आईडी है इसको ढूंढो, कहाँ से ढूंढना है। अब वो मैंने इसे डाटा देना है। जो हमारे पास डाटा है वो कौन सा है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास डाटा यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैं इसे देता हूँ। मैंने इसे कहा कि ये तुम्हारे पास डाटा है जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें से तुम ढूंढो किस आईडी वाले पर्सन को, 105 आईडी वाला पर्सन तुम ढूंढो। मैंने कहा कि ये मेरे पास आईडी है और तुम मुझे ढूंढ के दो। अब जहाँ से उसने ढूंढना है मैंने वो डाटा उसे दे दिया, ठीक है, वाओ, ठीक है। तो तुम मुझे, ठीक है, ढूंढने के बाद तुम मुझे यहाँ से उसका नाम बताओ, यानी आईडी लिखूं और उसका नाम आ जाए। तो अब आपने कॉमा लगाना है और फिर यहाँ से नाम वाला जो कॉलम है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मैं बजाय उसके नेम के उसका डिपार्टमेंट भी, यहाँ से उसका जो डिपार्ट है वो भी यूज़ कर सकता हूँ, उसको भी सर्च कर सकता हूँ, उसकी सैलरी भी, सिटी भी, जो मैं यहाँ से मैं उसका देखना चाहूँ वो मैं यहाँ से या सिलेक्ट करके ढूंढ लूँगा, ठीक है। अब मैंने उसका नेम तलाश करना है, तो मैंने यहाँ पे नेम वाला जो कॉलम था वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब 105 और आगे उसका नाम क्या आ रहा है, आसिफ। अच्छा, अब यहाँ से हम देख लेते हैं 105 का नाम क्या है, जी आसिफ ही है। यानी अब मैं अगर यहाँ से आईडी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 107, एंटर दबाया, अकबर आ गया। यहाँ से देख लेते हैं, अच्छा जी 107 पे अकबर ही है। यानी मैं अब यहाँ पे आईडी चेंज करता रहूँगा और मेरे सामने उसका नाम आ जाएगा कि 105 वाला बंदा कौन है, 103 वाला कौन है और
4 वाला कौन है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे मेरे पास जस्ट उसका नाम आ रहा है कि मैं यहाँ पे उसकी आईडी लिखता हूँ और सामने उसका नाम आ जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसका डिपार्टमेंट भी आ जाए, उसकी पे भी आ जाए, उसका सिटी भी आ जाए, यानी मैं उस स्टूडेंट का सिर्फ आईडी मुझे याद है, मैं आईडी लिखता हूँ, तो मुझे उसके साथ उसका सारा डाटा चाहिए। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, क्लिक की। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, इस डाटे को जो मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया है, जो ये सेल नेम मैंने दिए हुए, इनको मैं लॉक कर लेता हूँ। तो लॉक करने की हमारे पास जो मेथड है, हम F4 प्रेस करते हैं। अब मैं इस E6 को लॉक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास हर स्टूडेंट के लिए जो नंबर है या जो आईडी लोकेशन है या जो मेरे पास सेल है वो यही होगा, यानी हर स्टूडेंट का मैंने डाटा यहीं पे लिखना है। इसको मैंने F4 दबाया, ये लॉक हो गया। अच्छा, आगे दूसरी बात, जो ये मेरे पास डाटा है, ये डाटा भी एक ही टेबल से हमने लेना है, तो ये पूरे का टेबल हमने क्या कर देना, पूरे का पूरा टेबल हमने लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास ये चीज़ आती है, ये हम लॉक नहीं करते, क्योंकि जब मैं इसको आगे करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास बेसिकली हर सेल ऐड होने की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो हमने इसको ड्रैग करना है राइट साइड पे। तो जब मैं राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास डिपॉट भी चेंज हो जाएगा, पे भी चेंज होगी और सिटी भी। तो उस लास्ट वाले यानी इसको मैंने लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो फिर ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये फार्मूला आगे यूज़ नहीं हम कर पाएंगे, ये इस्तेमाल नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको लॉक करने के बाद और इसको क्या करना है, आगे ड्रैग कर दें। अब यहाँ पे देखें आईडी है, आगे उसका नाम है, उसका आगे मतलब जो भी है लेवल है, या आगे उसकी पे है और आगे उसका सिटी है। अब यहाँ मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 102 लिख देता हूँ। चलें, अब 102 लिखा है, उसका नाम भी, उसका आगे लेवल जो है या उसका जो है पोस्ट जो है वो भी आ गई और आगे उसकी सैलरी भी, उसका सिटी भी। यहाँ पे मैं 105 ही कर देता हूँ। अच्छा देखें, आसिफ है, वर्कर है, उसकी सैलरी है और उसका आगे सिटी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है वी लुकअप। क्या आता है, इसको ख़त्म कर देता हूँ। वी लुकअप, वी का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये कॉलम है ये वर्टिकल है और रोज़ जो हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं। तो अगर मैं वर्टिकली, ठीक है, अगर मैं वर्टिकली डाटा किसी एक कॉलम से चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करूँगा। ठीक है, लुकअप और वी लुकअप, लुकअप और दूसरा हमारे पास वी लुकअप है। लुकअप क्लियर हो गया। अब वी लुकअप, तो वी लुकअप के मतलब इस्तेमाल के लिए हमने बताया आपको कि ये हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल, यानी एक कॉलम में से हम अगर डाटा लेना चाहते हैं किसी एक कॉलम में से। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब कोई भी आईडी मैंने लिख लेनी है, यहाँ पे 104 है, अब यहीं पे लगा देता हूँ इक्वल और आगे वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे भी हमने इसको एक सेल देना है कि मैं किस सेल में डाटा लिखूँ। मैं कहता हूँ अगर इस सेल में कोई डाटा लिखता हूँ, कॉमा, ठीक है, तो तुम मुझे ढूंढ के देना। अब इसने ये सेल या ये जो मैंने आईडी लिखी है ये ढूंढनी कहाँ से है, इसने ये हमारे पास जो ये डाटा है, मैंने से कहा वो जो मैंने आईडी लिखी है तो हम इसको यहाँ से तलाश करना। अब यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हैं इनकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 और 5 है, यानी मेरे पास ये 5 कॉलम है। ठीक है, आईडी है, नेम है, डिपॉर्ट है, पे है, सिटी, मेरे पास 5 कॉलम है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जिस कॉलम में से डाटा लेना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ कॉलम नंबर 3 का डाटा देना। ठीक है, कॉलम नंबर 3 का, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कॉलम नंबर 3 का डाटा देना, तो मैं इसको ना लगाते ही कॉलम नंबर 3 में हूँ, इस फार्मूले को कॉलम नंबर 3 में लगा देता हूँ, ताकि मतलब मेरे सामने यहाँ पे नीचे आएगा ना, इक्वल और आगे वी लुकअप ब्रैकेट शुरू। ठीक है, मेरे पास सेल ये है, ठीक है, जहाँ मैंने कुछ लिखना है। वाओ, डाटा, इसको मैं फिर दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको डाटा सेलेक्ट कर लिया और कॉलम नंबर 3 में से मैंने लेना है आगे। वाओ, मुझे डाटा चाहिए, अब यहाँ पे हमने देना है कॉलम, तो मैं कॉलम 3 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है,
कि मुझे कॉलम नंबर 3 में से डाटा देना है और वाओ। अच्छा, मैंने जब वाओ लिखा, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ट्रू एक फॉल्स। अब इसका मतलब है कि अगर वो कहता है अगर आपको उसी सेल या उसी कॉलम से ही डाटा चाहिए तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 0। और अगर अप्रोक्सीमेटली से मुराद ये है कि आपको अगर उसी से चाहिए तकरीबन, यानी कि वही डाटा हो। अगर फॉल्स है कि किसी और का डाटा हो तो हमने यहाँ पे 0 लिखना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब इसने मुझे क्या दिया है, मैंने आईडी लिखी है और इसने मुझे बता दिया है कि आगे उसका कौन सा है, स्केल कौन सा है, या उसके आगे डिपार्टमेंट, उसकी आगे ड्यूटी कौन सी है। यहाँ पे 102 लिखता हूँ तो 102 वाला जो है वो चीज़ है, ठीक है, अकाउंटेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 107 लिखता हूँ तो नाम और आगे उसका डिपार्ट। इसी तरह मैं अगर आगे इसकी भी सैलरी चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, इसको भी F4 से लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है, सॉरी ये लॉक, इसको भी लॉक कर देना है। इधर क्लिक करेंगे F4 प्रेस करेंगे, ये भी लॉक हो जाएगा और उसको लॉक पहले नहीं करना, ठीक है, कॉलम चूँकि आगे चेंज हो जाता है। इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और बात यहाँ एक्सेल में हम देखें तो एक और बात हमारे पास जिससे हमारा अक्सर मतलब बनता रहे, वास्ता पड़ता रहता है, वो ये है। अब देखें कि यहाँ पे मुझे हर दफ़ा लिखना पड़ रहा है, 102 लिखता हूँ तो लिखना पड़ता है 103। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं यहाँ लिखूँ ना, जस्ट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डाटा वैलिडेशन में जाके इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अच्छा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ डाटे में और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आता हूँ और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे कहते हो कि मैं एक लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट पे करना है और यहाँ सोर्स में आके आपने अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है। क्लिक किया, अब हमने यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना, हमारी लिस्ट कौन सी है, ये वाली जनाब, ये वाली लिस्ट हमारे पास है। आपने इस पूरी लिस्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और फिर यहीं पे क्लिक करके क्या कर देना है, ओके कर देना है। अब आप देखें, ये देखें साथ आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते जाए आपका वो आईडी चेंज होती रहेगी। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 3 फार्मूले हमारे पास हैं, 3 फंक्शन हैं। तो इससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं इफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इफ मतलब अगर, जहां भी हमारे पास हमारे डाटे में या हम जहां भी किसी सेल को किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए या वहां पे हम कंडीशन लगा के काम करना चाह रहे हूं तो वहां पे हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इफ़ मतलब अगर, ये कंडीशनल फार्मूला भी होता है और फंक्शनल फार्मूला भी होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल ले लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अच्छा, जैसे मेरे पास ये एक सेल है D4, मैं अप्लाई करता हूँ जैसे इक्वल, यानी मैं कहीं भी कोई भी फार्मूला एक्सेल में अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले मैंने इक्वल लगाना होता है। तो मैंने क्या किया, इक्वल और आगे इफ़, इक्वल और इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट की, यानी यहाँ मेरा फार्मूला स्टार्ट होता है। ये मैंने कहा इक्वल इफ़ अगर मेरे पास जो सेल है E4, ठीक है, E4, जब मैं E4 को इक्वल कर दूं किसके, ए के, आपने इस ए को डबल कॉमो में लिख लेना है। मैंने क्या लिखा कि अगर मेरे पास जो सेल है E4 वो बराबर हो ए के, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे उसके बदले में या रिजल्ट में मुझे दिखाना है एप्पल, ठीक है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब इस फार्मूले को गौर से देखें कि मैंने लिखा है कि अगर E4 सेल का नाम है बराबर हो ए के, तो आप दिखा दीजिएगा वहां पे एप्पल, ठीक है। यानी पहले हमारा जो एक्सेल है या ये फार्मूला जो है या ये जो फंक्शन है, ये सबसे पहले कंडीशन देखेगा कि अगर हमारी कंडीशन ठीक हुई, अगर वहाँ पे ए लिखा हुआ तो हमें ये एप्पल शो करेगा।
अदरवाइज ये इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब हम एंटर दबाते हैं। इसने क्या कहा है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं तो तुमने एप्पल दिखाना है। ठीक है, यानी जिस सेल में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैंने ये इसको क्राइटेरिया दिया, रेंज इसको ये दिया है। ठीक है, ए। अब मैं यहाँ पे अगर बी लिखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स। यानी अगर मैं कंडीशन में आऊँ तो ये उसको ट्रू करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देगा। दोबारा देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एप्पल बना दिया। इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ, जैसे कि अच्छा मैंने लिखा कि अगर मैंने यहाँ पे E4 में लिखा ए तो तुम एप्पल बना देना। अब आगे कॉमा, फिर मैं आगे फार्मूला यही लिखता हूँ इफ। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर मैं E4 इन वही सेल दे रहा हूँ, अगर मैं E4 में, यानी अगर E4 बराबर हो C के, ठीक है, तो कॉमा लगाना है। ठीक है, तो तुम बता देना यहाँ पे हमें, या दिखा देना कैट। ठीक है, दो बातें हो गई, वाओ। ठीक है, तीसरी बात वही फार्मूला है इफ, अगर। ठीक है, अगर यही सेल यानी कि E4, अगर E4 ही इक्वल होता है, यहाँ में बना देता हूँ, चलें सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया डी, कि अगर ये वाला सेल बराबर होगा डी के तो तुम यहाँ पे मुझे दिखा देना डॉग। ठीक है, अच्छा अब देखें आप, मैंने ब्रैकेटें यहाँ पे कितनी स्टार्ट की हैं, 1 2 3। ठीक है, यानी 3 फार्मूले हैं। बेसिकली फार्मूला एक ही है, जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ा दिया है। अच्छा, पहली ब्रैकेट बंद, दूसरी बंद, तीसरी बंद, और एंटर दबा दें। ए लिखा तो तुम मुझे एप्पल दिखाओगे, बी लिखा, बी हमने लिखा ही वहाँ फार्मूले में नहीं है। अच्छा, अगर मैंने सी लिखा तो कैट दिखाना, अगर डी लिखा तो डॉग दिखाना। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर हम अप्लाई करना चाहें रिजल्ट शीट में तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बात आती है काउंट इफ। क्या है काउंट इफ? हमने लास्ट लेक्चर में काउंट का पढ़ा था, गिनना, काउंट करना। ठीक है, अब ये क्या है कि एक खास या स्पेसिफिक फंक्शन है, इफ की वजह से ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो अगर हम किसी खास बात को गिनना चाह रहे हो, ठीक है, किसी खास रेंज में किसी खास डाटे को, किसी खास वैल्यू को अगर हम काउंट करना चाह रहे हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें ए, और यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे मैंने फिर बी लिख दिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया, सी लिख दिया, सी लिख दिया, यहाँ पे फिर मैंने ए लिख दिया। ठीक है, यस, ये एग्जांपल है आपको काउंट इफ का फार्मूला समझाने के लिए। अच्छा, फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लगा देता हूँ, चलें इक्वल, आगे काउंट इफ, COUNT, काउंट। अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे रेंज दो। ये देखिए नीचे जो हमारे पास यहाँ पे बता रहा है वो काउंट इफ और आगे रेंज। अब रेंज हमारे पास जो है वो डाटा है जो कि ये है। ठीक हो गया, आगे क्या है, वाव है। अच्छा, रेंज दे दी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या आप चाह क्या रहे हो, आप काउंट क्या करना चाह रहे हो। मैंने क्या करना है कि तुम मुझे काउंट करके दो, कॉमो में मैंने लिख दिया सी। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब मैंने इसे क्या कहा है कि ये तुम्हारे पास डाटा है, इसमें से तुम मुझे काउंट करके दो कि सी कितनी बार है, यानी सी की तादाद। अच्छा, एंटर दबाएं। सी कितनी बार है, 3 बार है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि तुम मुझे काउंट करके दो ए को, तो ए कितनी बार है, वो भी 3 बार है। अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि तुम मुझे काउंट करके दो बी को, तो बी कितनी बार है, 2 बार है।
ठीक है, ये भी हम ये तकरीबन तीनों फार्मूले हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट MS Excel जो हमारी शीट थी लास्ट में, वो रिजल्ट शीट, उसमें भी मैं आपको ये अप्लाई करके बता दूंगा। आगे आ जाता है सम इफ, यानी सम का फंक्शन हमने पढ़ा था जमा करना। अब ये क्या है, सम इफ, कि आपने किसी स्पेसिफिक नंबर को सम करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये कुछ मैंने डाटा ले लेना है यहाँ से फर्जी सा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है, इसको मैं दरमियान में कर देता हूँ। अच्छा जी, आगे है सम। हमने पढ़ा है सम मतलब जमा करना, इक्वल, और आगे सम। अच्छा, सम और आगे इफ, कि मैं किसी कंडीशन या एक कंडीशन लगा के स्पेसिफिक डाटे को सम करना चाह रहा हूँ। मैंने इसे क्या कहा, रेंज, मैंने कहा ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, इसमें से तुम सम करो, ठीक है, किसको, जो ग्रेटर देन है 5 के, ठीक है, जो ग्रेटर देन है 5 के, और ब्रैकेट बंद करता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लेकिन छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो ये फंक्शन अप्लाई नहीं होता। अब इसने क्या किया है कि जो 5 से ज़्यादा हैं, अब 5 से ज़्यादा क्या आ रहा है, ये देखिए फार्मूले को हमने कंडीशन क्या लिखी है, ग्रेटर देन 5, कि 5 से ज़्यादा जो वैल्यू है उसको तुम देखें कि अब जो हमारे पास यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू थी उसको क्या किया इसने, सम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि तुम जमा करो 3 से ज़्यादा को, तो 3 से ज़्यादा क्या क्या हमारे पास है, 5 और 5 10 और 6 16। तो इसने उस कंडीशन से या जो हमने इसे रेंज दी है उससे जो बड़ी वैल्यू थी उसको क्या कर दिया है, सम कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, तो इसने क्या किया है, 2 से यानी जो बड़ी वैल्यूज़ थी उनको क्या कर दिया है, सम कर दिया है, ठीक है। जैसे 3 3 5 5 10, ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, 22 ही बनता है, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसको सम कर दिया है, ठीक है। अब ये थे एक मतलब विद एग्जाम्पल इजी से 3 फार्मूले। अब अगर मैं इन्हीं फार्मूलों को शीट में अप्लाई करना चाहता हूँ, हमने जो रिज़ल्ट शीट पे हम काम कर रहे थे उसमें अप्लाई करना चाहूँ तो वहाँ भी मैं इन तीनों फार्मूलों को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने वो शीट ओपन की हुई है, ये पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, फेल और पास। अब अगर मैंने यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा फेल है। अब चलें, ये तुम्हारे पास 10-12 स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो हम मतलब आसानी के साथ इस फार्मूले के ज़रिए तमाम को देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा फेल है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैं फंक्शनल फार्मूला इफ़ का बेसिक जो मैं स्टार्ट में पढ़ा पहले नंबर वाला, इक्वल और आगे इफ़, ठीक है, और ब्रैकेट शुरू कर दी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक रेंज देता हूँ, एक वैल्यू देता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की परसेंटेज, ठीक है, अब यहाँ मैं परसेंटेज दे रहा हूँ अपने डाटे के लिहाज से। मैं कहता हूँ कि जिसकी परसेंटेज, अब वैसे हम लिखते 33 है ना, कि अगर 33% है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो परसेंटेज आ रही है वो मैक्सिमम 45 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस डाटे को देखते हुए, अपने इस परसेंटेज को देखते हुए मैं कहता हूँ अगर मेरे पास परसेंटेज से मुराद परसेंटेज वाला पहला सेल हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा अगर हमारे पास परसेंटेज
ग्रेटर देन हो किससे, अब यहाँ पे देखें 33 पे करेंगे तो वो तो इससे नीचे वाले सारे फेल हो जाएंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ चले मैं कर देता हूँ 30 पूरा कर देता हूँ, ठीक है। कि मैंने कहा अगर किसी बंदे की परसेंटेज 30 से ज़्यादा है तो, ठीक है, अब तो वो क्या है, पास है। अब ये हम स्पेसिफिक बात लिख रहे हैं तो ये हमने क्या है कॉमा में लिख दी कि अगर उसकी परसेंटेज 30 से ज़्यादा है तो वो पास है, आगे कॉमा, नहीं तो वो फेल होगा। तो ये बात भी हम क्या करेंगे कॉमा में लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसको गौर से देखें, मैंने लिखा है कि अगर परसेंटेज 30 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है तो पास है, वरना फेल है। यानी पहले वो देखेगा कि ये कंडीशन में जो हमने लिखी है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आएगा तो वो पहले हमारे जो पहले रिजल्ट हमने लिखा है, जो पहली बात लिखी है उसको लेगा और फिर ओके कर देगा। अदरवाइज वो क्या करता है, अगर वो कंडीशन में नहीं आता तो वो डायरेक्ट उसको फेल कर देगा। अच्छा, अब इसने क्या किया, पास, चूँकि इसकी जो परसेंटेज थी वो क्या है 30 से ज़्यादा आ रही है। अब इसको नीचे ट्रैक करें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा पास है। देखें अब ये फेल इसने किया, क्यों, क्योंकि ये 25 है तो 25 परसेंटेज वाला फेल ही होगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है 30 रखी है, तो 30 से नीचे वाला फेल ही होगा, ठीक है। अब ये पास है, इसके 40 है तो 40 वाला पास होगा ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या कर देगा, हमें बता देगा कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा पास है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास काउंट इफ और सम इफ है जी। अब देखें कि अगर हम ये दोनों फार्मूले जो काउंट इफ और सम इफ का, इनको हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे काउंट इफ है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल और आगे आपने लिखना है काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, रेंज। हमने इसको रेंज देनी, हमारे पास डाटा जो है हम चाह रहे हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हम नाम होते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम नाम हैं, ठीक है, उनकी तादाद क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कामरान, चूँकि ये हमारे पास कामरान जो है ये 2-3 बार आया हुआ है तो हम कामरान लिखते हैं, ठीक है। और आगे हमने क्या लिखा है कि क्राइटेरिया हमारा क्या है, हम चाह कर रहे हैं कामरान को ढूंढना चाह रहे हैं, वो कितनी बार लिखा हुआ है, चूँकि काउंट इफ है, गिनना चाह रहे हैं, तो ब्रैकेट बंद। तो कामरान कितनी बार है, 3 बार है, देख लेते हैं। देखें जी, एक ये कामरान है, ठीक है, एक ये कामरान है और एक ये कामरान है। यानी इन स्टूडेंट्स में अब कामरान कितनी बार आया हुआ है उसने हमें इन सारे में से देख के बता दिया है कि ये इतनी दफ़ा आया हुआ है। अब इसके साथ दूसरा फार्मूला है सम इफ़ का, वो कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वल और आगे सम इफ़ और ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या है, वही रेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, क्राइटेरिया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम सम करना चाह रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे आप बता दो कि जो कामरान है ना उसके मार्क्स कितने हैं, यानी तीनों कामरान के टोटल मार्क्स कितने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमो में KAMRAN कामरान लिखा, ठीक है, और आगे हैं जी कामरान है, ठीक है, आगे वाओ। अब रेंज, सम रेंज कि आप यहाँ पे उसे बताएं कि हम किस सब्जेक्ट के उसके मार्क्स काउंट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश है, उर्दू है, किसी के भी मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, चलिए इंग्लिश के कर लेता हूँ। तो हमने क्या करना है कि ये हमारा सम रेंज में ये है कि आपने इसमें से मुझे ढूंढ के बताओ कि तीनों जो कामरान हैं उनके नंबर टोटल कितने हैं। अब ये हमें तीनों कामरान के नंबर काउंट करके दे देगा, ठीक है। अब वो कितने बन रहा है, 151 है। चलें यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, पहला कामरान ये है ना, अब इसके इंग्लिश के कितने हैं, 62 हैं, और इस दूसरे के कितने हैं, दूसरा हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है।
और तीसरा हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इन तीनों के जो नंबर है ये काउंट करके हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ये हमने एक रिज़ल्ट शीट बनाई है। तो इस रिज़ल्ट शीट में हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था फंक्शनल फार्मूला। ठीक है, तो आज हम उसी फंक्शनल फार्मूला को या कंडीशन फार्मूला को अप्लाई करके जो हमारे पास ग्रेड होते हैं, ठीक है, जो रिज़ल्ट शीट में या जो रिज़ल्ट में आपका ग्रेड होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम वही पिछला जैसे हमने यहाँ पे फेल पास में फार्मूला एक लगाया हुआ है कि इफ़ अगर कोई सेल ग्रेटर देन 30 है तो पास, अदरवाइज वो फेल। अब सेम यही फार्मूला हमने यहाँ ग्रेड में लगाना है। जस्ट जहाँ पे हमें यहाँ पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे हम कर देंगे ग्रेड ए या बी या सी, जो भी हमने ग्रेड लगाना है। बेसिक फार्मूला वो यही होगा, कंडीशनल फार्मूला या ये एफ वाला फार्मूला ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने पहले बताया था कि कोई भी फार्मूला हम एक्सेल में लिखेंगे उसमें हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। उसके बाद अब इक्वल के बाद आप इफ़ लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेड आ रहा है यहाँ पे शर्त एक लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर इसके नंबर 33% से ज़्यादा होंगे तो ये पास होगा, अदरवाइज ये फेल होगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहना है कि अगर इसकी परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट करना, जैसे कि ये है। ठीक है, मैंने कहा अगर इसकी परसेंटेज इक्वल या यानी ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है, हो, चले मैं यहाँ कर देता हूँ 90 कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल हो तो इसको क्या लगाना, ग्रेड, कॉमो में लिखना है आपने, वो डबल कॉमो में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और ए प्लस कर देता हूँ। ठीक है, और इधर भी मैंने इसको, अब मैंने क्या लिखा है कि अगर इसकी परसेंटेज का मतलब क्या है कि हमने वो सेल सेलेक्ट करना होता है जिसमें परसेंटेज हमने निकाली होती है। तो अगर इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 90 के तो ए प्लस लगाओ। ठीक है, अच्छा सपोज हम इसको भी बंद करते हैं, ब्रैकेट्स को, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आया है। अब वो देखें वो एरर क्या है कि ये वाला, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं, अभी एरर आया है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, देखें यहाँ पे अगर छोटी सी एरर भी होगी ना तो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एरर क्या था। यहाँ पे एरर सिर्फ ये था कि मैंने जो ये डबल कॉमा लगाया ये मैंने सिंगल लगाया, यानी पहले मैंने एक लगाया फिर दूसरा लगाया, जबकि मैंने यहाँ पे लगाना था शिफ्ट के साथ कि एक ही दम दोनों कॉमे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या लिखा है कि अगर इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 90 हो तो ए लगाना, अदरवाइज ये नहीं लगाएगा। मैंने इसे अब अदर कंडीशन दी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको वाओ अदर कंडीशन दे देता हूँ ना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे तुम लगा देना बी लगा देना। अब मैंने इसे दूसरी कंडीशन दे दी है कि अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो 90 मतलब आएगा, तो फिर तुमने ए लगा देना, अगर यानी कंडीशन 90 है तो ए, अदरवाइज बी। अच्छा, अब इसने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, क्योंकि ये कंडीशन में नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, अगर ये सेल हो हमारे पास बड़ा हो या बराबर हो 90 के तो ए लगाना, वाओ। अगर अब दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर यही सेल यानी कि Q4 ही यही सेलेक्ट करना है। हमने क्या करना है, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 80 के, ठीक है, तो तुम यहाँ पे लगा देना बी लगा देना। ठीक है, दो शर्तें हो गई कि 90 से ज़्यादा है तो ए, 80 से ज़्यादा है तो बी, वाओ। तीसरी शर्त वही फार्मूला, इक्वल ब्रैकेट, अगर मैं कहता हूँ कि यही सेल ग्रेटर देन या इक्वल हो 70 तो यहाँ पे हम
इसे कहते हैं, तुम लगा देना। कॉमो में लिखना है यहाँ पे हमने सी। ठीक हो गया, वाओ। फिर चौथा फॉर्म अभी लगा दो, इक्वल। अगर यही सेल यानी क्लिक कर लो, ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 कर देता हूँ मैं। ठीक है, वाओ। तुम यहाँ पे लगा देना डी। ठीक है, डी लगा दिया, वाओ। अगर यानी कोई हमारे पास इस कंडीशन में भी नहीं आता, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो अगर कोई इस कंडीशन में भी नहीं आता यानी वो 60 से भी कम है उसके मार्क्स, तो फिर तुम वहाँ पे लगा देना, ई लगा देना, नहीं तो तुम ई लगा देना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने कितनी ब्रैकेटें शुरू की हैं, 1 2 3 4, तो हम बंद भी 4 ही करेंगे, 1 2 3 4 और एंटर। अब देखें ये बी ग्रेड लगा। क्यों बी लगा है? क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर उसके 80 से ज़्यादा हैं तो तुम बी लगाना। अब ये 87 आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसने बी लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को इस यहाँ से ड्रैग करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने क्या होगा, सबके ग्रेड लग जाएंगे। देखें ए बी सी डी ई, इसको मैंने यहाँ से क्या कर देना है, ग्रेड्स को दरमियान में कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। दोबारा देख लें फार्मूले को कि अगर मैंने लिखा है कि अगर कोई भी कंडीशन यानी हमने लगाई है परसेंटेज पे, ठीक है, अगर यहाँ मैं बजाय परसेंटेज के मैं यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर सकता हूँ कि जहाँ परसेंटेज मैंने ये लिखा है और आगे ये लिखी है कंडीशन के 90 है 80 है, यहाँ पे मैं बाकायदा नंबर भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अब देखें ज़रा, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं दोबारा ग्रेड निकालता हूँ, यहाँ पे दोबारा ग्रेड निकाल लेते हैं। जहाँ पे 90 है ना, आप देखें ज़रा, मैं ये 90 की जगह, अच्छा उसके नंबर कितने आ रहे हैं, एवरेज काउंट मैक्सिमम नंबर देख लेते हैं। यहाँ पीछे नंबर पड़ा हुआ है, ये देखें हमारे पास हम 349 है, 200 है, 200, ठीक है। मैं यहाँ पे उसे नंबर दे देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ हमारे पास कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 349 हैं, 361 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें ज़रा, मैं कहता हूँ अगर उसके नंबर 360 हैं, ठीक है, तो तुम एक ग्रेड लगाना। आगे फिर ये यहाँ से ख़त्म करके मैं कहता हूँ अगर वो 350 है तो भी लगा देना। अगर 340 से ज़्यादा बराबर हैं तो सी लगा देना। और अगर मैं कहता हूँ कि वो 300 से ज़्यादा है तो तुम डी लगा देना। अगर कोई मतलब इस कंडीशन में आ ही नहीं रहा तो फिर तुम ई लगा देना। अब देखें ज़रा, हमने कहा अगर कोई बराबर है या यानी 360 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरह हम ये नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रैक कर लें तो ऐसे में ये आपके पास नंबर भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रेड का फार्मूला। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज तकरीबन हमारा जो एक्सेल के ये फार्मूले हमने अब तक जो किए हैं, इसमें हमारे पास तकरीबन 80% हम काम कर चुके हैं। ठीक है।